जो पूजा करने वाला है, जो नामकरण करने वाला है, जो शादी करवाने वाला है, जो ब्याह करवाने वाला है, मोड़न करवाने वाला है, छेदन करवाने वाला है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो एससी पंडित है या इस व्यवस्था से आप इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। देखिए, ये सही बात है, मैं बहन मायावती जी ने जो कहा और हमारे देश के रक्षा मंत्री भी ये कह चुके हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी, कि आरक्षण को नहीं ख़त्म किया जा सकता है। और मुझे लग रहा है कि ये लोगों को भ्रमित करने का और आपस में लड़वाने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। आपको जैसे चिंता है कि वो नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हमारे यहाँ एससीओ के बच्चे या हमारे यहाँ उसके बच्चे, आप कितने भी बहुत सारे ट्रस्ट हैं, इस्कॉन ट्रस्ट है और बहुत सारे जितने बड़े बड़े मंदिर हैं उनके ट्रस्ट हैं, क्या हमारे यहाँ के लोग जाके वहाँ पे बन सकते हैं? और समाज के भी लोग हैं जो बुद्धिजीवी हैं, उनको ये पहल करनी चाहिए कि लोगों को अपने आने वाले लोगों को, बच्चों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि उनका इतिहास ऐसा रहा है जिस वजह से वो उनको ये सुविधाएं दी गई हैं, ना कि जो है अगर कुछ सुलग रहा है, चिंगारी सुलग रही है तो उस पर पेट्रोल डाल दे कि आग लग जाए। आज मैं सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में हूँ। जिस तरह से पूरे देश में जेनजी का जीत हुआ, पूरे देश में कहा जा रहा है कि जेनजी ने सरकार को झुका दिया। जो सरकार कहते थे कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, तो उसी के तर्ज पर एक और उसी तरह से उसका एक ग्रुप बना है कि आरक्षण हटाओ, तो आरक्षण हटाओ देश बचाओ। उसी पर समझने के लिए हमारे साथ एडवोकेट साक्षी विद्यार्थी जी हैं। इनसे समझूंगा कि आखिर ये क्या देखते हैं। कि मैडम से पूछूंगा, मैडम, एक तरफ जैसे बात हो रही है कि जाति को ख़त्म करो, जाति गणना की बात हो रही है, दूसरी तरफ बात हो रही है कि ये आरक्षण ख़त्म करो, देश बचाओ, क्या है ये मामला? देखिए, ऐसा है जैसे जिस तरह से अभी हम सब ने, पूरे देश ने देखा कि किस तरह से इस देश के युवाओं ने, एक नई पीढ़ी ने एक बहुत अच्छी सोच का आगाज़ किया है। जिस तरह से उन्होंने एक जो जेनजी का भी मूवमेंट हुआ उसको लोगों ने मोड़ दिया, सरकारों ने मोड़ दिया। जबकि ये बहुत अच्छी बात होनी चाहिए कि आज का युवा इतना जागरूक है कि वो सवाल पूछ रहा है, वो इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, वो जानना चाह रहा है कि हमारा भविष्य क्या होगा और हमारा भविष्य किस तरफ जा रहा है। उसी तरह से आज हमें लगता है कि ये जो मुद्दा नया शुरू कर दिया गया है आरक्षण को लेकर के, ये बिल्कुल बेबुनियाद है और बिना सिर पैर का एक मुद्दा शुरू कर दिया गया है। हम सभी जानते हैं कि आरक्षण कोई भीख नहीं है। आरक्षण का सीधा सा मतलब है हमारा रिप्रेजेंटेशन कितना है, कितने हमारी जनसंख्या के हिसाब से हमारे जो इस देश का लोकतंत्र है, वहाँ का जो संविधान है, जो प्रजातंत्र चलता है, उसमें हमारे एक विशेष वर्ग की भागीदारी कितनी है, ये दर्शाता हुआ है। और आरक्षण खत्म करने का अगर कोई व्यक्ति कह रहा है तो वो गलत है। और इस तरह का कोई भी अगर वाकया आता है, कोई भी इंसिडेंट आता है, तो उसको देखा जाएगा। मैडम, आप जेनजी की बात करें, जेनजी युवा जो है अच्छा सोचता है, सही सोचता है, बढ़िया सोचता है, लेकिन वो एक जेनजी वो भी ग्रुप है, वो कह रहा है कि नहीं, अब आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि हमें नौकरी नहीं मिल रहा है। और 40% जो है एडमिशन हो जाता है, नौकरी हो जाता है, हम 600 नंबर लेकर भी हम नौकरी नहीं पा रहे हैं। वो भी तो जेनजी है ना? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि दो प्रकार के जेनजी नहीं है। जेनजी वही है जो कहने का तात्पर्य ये है, हमारा जो युवा है वो सवाल पूछ रहा है और अगर उसने आरक्षण को लेकर के कोई सवाल पूछा है तो हमें उसका जवाब देना होगा। हमें उसे उसके सवाल का उसको जो तथ्यों के हिसाब से है जवाब देना होगा, ना कि हमने अभी देखा कि जो जेनजी का एक मूवमेंट हुआ वो इतना क्रूअल कैसे हो गया, या इतना लाठीचार्ज, इतना बर्बरता पे कैसे उतर गया। क्यों? क्योंकि जेनजी ने अपनी आवाज़ उठाई नीट के पेपर को लेकर, उसने सवाल पूछा सरकार से, उसने पूछा कि आगे आने वाले समय में क्या होगा। और
उसका जवाब देने की बजाय, लोगों को समझाने की बजाय, उन बच्चों को समझाने की बजाय, उनका जो क्वेश्चन है उसको एड्रेस करने की बजाय हमने क्या किया, उन पे लाठीचार्ज किया, हमने उनको अपनी ताकत दिखाई। उसी तरह से जो रिजर्वेशन का जो मूवमेंट चल रहा है, जो सवाल पूछ रहे हैं लोग, आज हमें उन बच्चों को बताने की ज़रूरत है कि इसका वाकई में तर्क क्या है, क्यों दिया गया है। और देखिए, ये बात सही है कि अगर बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और नंबर पाते हैं और वो नहीं जा पा रहे हैं, सेलेक्ट हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो एससी हो, ओबीसी हो, एसटी हो, सवर्ण हो, ब्राह्मण हो, कोई भी व्यक्ति हो, है तो व्यक्ति ही, उसके अंदर दुर्भावना उत्पन्न होगी। पर हमें उसे समझाने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों है, और आरक्षण का जो मुद्दा है उसके पीछे कहीं ना कहीं वो लोग, वो ताकतें शामिल हैं जो इस देश का विकास नहीं चाहती हुई हैं, और युवाओं को आपस में लड़वाने का काम करना चाहती हैं। एक जो विशेष वर्ग है, एक समुदाय है, उनको लड़ाने का काम करना चाहती हैं, इसलिए ये सवाल उठाए जा रहे हैं। तो मेरा मैडम ऐसा मानना है। आप उनको क्या जवाब देंगे जो बच्चे कह रहे हैं कि हमें तो 600 नंबर मिलकर भी हमको नौकरी नहीं मिला, वो जो माइनस 44% ला करके वो नौकरी पाए जा रहे हैं, उनको क्या आप कहेंगे? देखिए, मैं उन बच्चों को इतना समझाना चाहूँगी, ये कहना चाहूँगी कि देखिए, आरक्षण ऐसा नहीं है कि जब संविधान लागू हुआ है तब से एक आरक्षण दिया गया हुआ है। आप ये सोचिए, अगर आरक्षण का स्टैटिस्टिक्स देखें तो 15% एससी को आरक्षण है, 7.5% एसटी को है, 27% ओबीसी का आरक्षण है। अभी ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिक वीकर क्लास का आरक्षण हुआ है वो 10% का है। ये रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है, और बाकी 50% आरक्षण है लोगों के पास में। और आरक्षण की अगर बात कर रहे हैं, ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, हाँ तो ख़त्म होना चाहिए। हम तो कहते हैं आरक्षण क्या, कास्ट सिस्टम ही ख़त्म होना चाहिए। आप बाहर जाते हो तो किस नाम से जाने जाते हो? हम कभी भी बाहर जाते हैं तो हम इंडियन के नाम से जाने जाते हैं। अगर कोई चाइना का व्यक्ति इंडिया आता है तो वो चाइना का नागरिक कहलाता है। कोई बाहर से आता है, यूके से आता है, वो यूके का नागरिक कहलाता है। कोई यूएस से आता है, यूएस का नागरिक कहलाता है। तो हमारे यहाँ पे ये जो कास्ट सिस्टम इतना बना दिया गया है, जो इतना कोटारावाद, जो कट्टर करके हाँ, उनको क्यों नहीं नौकरी मिल रही है, क्यों नहीं एडमिशन हो रहा है? उनको नौकरी इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि ये फेलियर सरकार का है, ये सरकार का फेलियर है। आप ये सोचिए ना, आप 600 नंबर की बात आरक्षण जिम्मेदार नहीं है कि आरक्षण नहीं होता तो उनको भी मिल जाता जगह? नहीं, अगर आरक्षण जिम्मेदार नहीं, अगर आरक्षण जिम्मेदार होता तो आप ये बताइए कि आपने सदियों से आरक्षण लिया है, तब अगर इस हिसाब का आप माने तो आपने तो जीवन भर से आरक्षण लिया है। ये जो आरक्षण का प्रणाली है, जो बैकवर्ड क्लास का रिप्रेजेंटेशन है, ये 1902 से चालू हो गया था। ये कोई अभी संविधान लागू हुआ है 1950 से नहीं है। अलग अलग समय के जो अलग अलग राजा थे, जो अलग अलग लोग थे, जो समाज के सुधारक थे, उन्होंने अलग अलग समय पे इस आरक्षण प्रक्रिया को लागू किया, जिसलिए जो समाज के दबे लोग हैं वो आगे आ पाए। और रही बात, जो बच्चा 500 नंबर ला रहा है, 600 नंबर ला रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, तो अगर आप ऐसे देखेंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्वालिफाई मेरिट पे, जो रिटन क्वालिफाई कर रहे हैं, वो आप ये सोचिए इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, 100 नंबर नहीं ला पा रहे हैं। सोशल मीडिया में ये चलाया जा रहा है कि आप बताइए, इलाज कराने जाओगे तो जो 40% नंबर पाए उसे, उस डॉक्टर से ऑपरेशन इलाज कराओगे, कि जो 600 नंबर पाया उसे उस डॉक्टर से इलाज कराओगे, ऐसे चलाया जा रहा है। ये सारी भ्रांतियाँ इसलिए फैलाई जा रही हैं समाज में कि लोगों को भ्रामक करवाया जाए। आप ये बताइए कि एक बच्चा जो डीएम बनता है, जो डीएम का बच्चा डीएम बनता है, उसकी सोच में, और एक जो किसान का बच्चा डीएम बनता है, उसके परिवेश में कितना अंतर है, उसको कितने मौके मिले हैं। आप सोचिए उसके पास क्या सुख सुविधाएं रही होंगी, या उसने क्या लग्जरी देखी होगी।
तो आप दोनों की गिनती एक बराबर कैसे कर सकते हैं? अगर किसी के यहाँ पर किसी गांव का एक किसान का बच्चा एक बन जाता है तो पूरे मोहल्ले नहीं पूरे जिले भर में वो होता है। और एक क्लास 1 का बच्चा क्लास 1 अगर बनता है, डीएम बनता है, तो शायद उनको एक उनके लिए एक सामान्य बात होती है। तो ये लड़ाई एक अवसर की है और इसका रुख मोड़ करके युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है। और जो लोग कर रहे हैं वो ये नहीं जानते हैं कि ये जो आप समझते हैं, आप जो स्कूलों में बच्चे जो साथ में उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उनके अंदर ये धीमे धीमे जब भरा जाता है तो क्या होता है, वही जो साथ में उठने बैठने वाले बच्चे होते हैं, खाने पीने वाले बच्चे होते हैं, जिनको ये सिखाया जाता है भेदभाव, वो बड़े चलकर बहुत आक्रामक रूप ले लेता है और वो आपस में ही लड़ते हैं, एक दूसरे का ही नुकसान करते हैं। तो ये समस्त मानवता के लिए हानिकारक है और भारत राष्ट्र के लिए हानिकारक मैडम, है। एक तरफ के कहा जा रहा है कि जात को समाप्त कर देना चाहिए, ये एक तरफ से मर्ज है, ये कहते हैं कैंसर है ये, और दूसरी तरफ जात गणना की बात हो रही थी, दोहराकरणी है ये। देखिए, अगर आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ये दोहरा मापदंड इसलिए है क्योंकि उनको भी खुद को पता है कि सरकार को कि जिस दिन ये जातीय व्यवस्था खत्म हो जाएगी उस दिन उनका जो सत्ता है, जो कुर्सी है, वो चली जाएगी। क्योंकि लड़ाई किसके नाम पे करेंगे? भाई धर्म के नाम पर कर सकते हैं या जाति के नाम पर कर सकते हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियन, जो बड़े बड़े राजनेता जिनका जो वोट बैंक ही पॉलिटिक्स का कास्टिज्म है, रिलीजियस है, तो वो उनकी कुर्सी छिन जाएगी। फिर वो समझ जाएंगे ना कि अगर उन्होंने जात खत्म कर दी तो फिर ये आएंगे कि आपने हमारे लिए काम क्या किया है, आपने भविष्य के लिए क्या किया है। तो वो उसमें ना पड़े, इसलिए वो इस तरह के आरक्षण का मुद्दा है, ऊंच नीच का मुद्दा है, इसलिए ये लोग इस तरह के मुद्दे बीच बीच में उठाते रहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आरक्षण तो 10 साल के लिए था, तो ये आज 75 साल हुए, अब तक भी आरक्षण का ढोया जा रहा है। देखिए, ढोया इसलिए जा रहा है क्योंकि आप ये सोचिए ना कि टॉप 87 जो सेक्रेटरीज हैं, यूनियन के जो सेक्रेटरीट हैं आपके, उसमें आप ये सोचिए कि उसमें 3.5 के आसपास में रिप्रेजेंटेशन है। आप समझ रहे हो? 6 अगर रिप्रेजेंटेशन है, आप किसी भी डिपार्टमेंट का डाटा उठा के देख लीजिए और आपको लगता है कि अगर रिजर्वेशन से अगर बच्चे भर रहे हैं, 40% से अगर बच्चे आ ही रहे हैं, तो फिर वो दिख क्यों नहीं रहे हैं? क्यों जो यूनिवर्सिटी में बच्चे एडमिशन लेके जाते हैं वही छात्र और छात्राएं शोषण का शिकार होती हैं, वही सुसाइड करती हैं, उनको ही फेल किया जाता है। तो ये भी तो एक उसका दुष्परिणाम तो हो आप रहा मानते है। हैं आरक्षण 10 साल के लिए था? देखिए, ये एक उनको प्रमोट करने के लिए था, जो रिप्रेजेंटेशन वीकर सेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए था, ठीक है? क्योंकि अभी तक वो जो समाज का जो सेक्शन है, आप अगर बुंदेलखंड जैसे एरिया में चले जाइए, सिरसा जैसे एरिया में चले जाइए, तो लोग हाथों से मैला ढो रहे हैं। करने वाला है, जो नामकरण करने वाला है, जो शादी करवाने वाला है, जो ब्याह करवाने वाला है, मोडन करवाने वाला है, छेदन करवाने वाला है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो एससी पंडित है या इस व्यवस्था से आप इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं? मैडम, आपकारी है कि आरक्षण जो है, जो एमएलए एमपी बनते थे उनके लिए 10 साल के था, ये सारे आरक्षण में नहीं था। देखिए, ये बात सही है कि उनके लिए, लेजिस्लेचर के लिए ये आरक्षण था और बाद में इसको एक इकोनॉमिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए भी ये आरक्षण कैरी फॉरवर्ड किया गया था। पर अभी जो भी स्टैटिस्टिक्स हमारे देखने में आ रहे हैं, जो भी आंकड़े देखने में आ रहे हैं, आरक्षण का एकमात्र उद्देश्य था जो पिछड़ा समाज है, जो SC ST बैकवर्ड OBC है, उसको फ्रंट लाइन से जोड़ने का था। आप किसी भी, चाहे ना ही वो लेजिस्लेचर में है, ना एग्जीक्यूटिव में है, ना जुडिशरी में है इवन, तो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो आज भी बराबर नहीं है किसी भी एरिया में। इस डेमोक्रेसी के, इस भारत के लोकतंत्र में हमारी भागीदारी उतनी आज भी अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाई है। मैडम, मैं कह रहा हूँ कि आरक्षण जैसे जात के आधार पर जब बनी है तो SC ST OBC के बच्चों को तो मिल जाएगा, लेकिन जो सवर्ण बच्चे गरीब हैं उनके साथ अन्याय नहीं होगा? देखिए, ऐसा है कि जो सवर्ण बच्चे गरीब हैं उनके लिए भी अभी EWS का एक इकोनॉमिक बैकवर्ड
के लिए स्टार्ट हुआ है 10% का, जो इकोनॉमिकली सेक्शंस पे हैं। और देखिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए अगर आप बात कर रहे हैं तो आप एक बात फिर से ये सोचें कि उन लोगों को स्कूल जाने का मौका है, पढ़ने का मौका है। आप जिस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं वो तो कहती है कि हम साक्षरता अभियान चला रहे हैं, हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, हम कॉलेजेस खोल रहे हैं, हम आईआईटी बना रहे हैं, हम एनआईटी बना रहे हैं, हम बहुत सारी बच्चों को पढ़ने के लिए सुविधाएं दे रहे हैं, ठीक है। तो आप ये समझिए कि अगर इतना कुछ हो रहा है, इतना सुविधाएं दे रहे हैं, तो उसके बाद में बहन मायावती जी ने बयान दिया है कि अगर आरक्षण पे आँच आया तो प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को दिन में तारे दिखा देंगे, क्या कहेंगे? देखिए, ये सही बात है। मैं बहन मायावती जी ने जो कहा, और हमारे देश के रक्षा मंत्री भी ये कह चुके हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी, कि आरक्षण को नहीं ख़त्म किया जा सकता है। और मुझे लग रहा है कि ये लोगों को भ्रमित करने का और आपस में लड़वाने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है, जिससे तमाम देशवासियों को सतर्क होना पड़ेगा और SC/ST OBC समाज को सतर्क होना पड़ेगा। और ज़रूरत है हमारे जो सवर्ण भाई भी हैं उन्हें भी समझ में आना पड़ेगा कि आप अगर एक क्लास में पढ़ते हैं तो भाई वीकर जो सेक्शन होता है, जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, हम लोग उनको एक्स्ट्रा ट्यूशन क्यों देते हैं, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ क्यों देते हैं कि वो एक साथ में पढ़ सकें, है ना। तो अगर आप ऐसा करेंगे, आप ये सोचिए कि आज हमारे समाज का प्रधान जो राष्ट्रपति भी है, जो प्रथम नागरिक होता है इस देश का, वो अगर मंदिर नहीं जा पा रहा है, मंदिर की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहा है, तो ये दुर्भाग्य है। जब वो नहीं कर पा रहा है तो आप एक पावरफुल व्यक्ति की कल्पना में आप ये पूरी व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं, तो उस बच्चे को कैसे सर्वाइव कर पाएंगे जो गांव के एक कोने में पढ़ रहा है, पल्ली डाल के पढ़ भी नहीं पा रहा है, जिसको स्कूल के अंदर प्रवेश नहीं है। तो आप अगर लाइन अगर बराबर की खींचना चाह रहे हैं तो बराबर का माहौल भी तो देना चाहिए ना आपको जैसे चिंता है कि वो नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हमारे यहाँ SCO के बच्चे या हमारे यहाँ उसके बच्चे, आप कितने भी बहुत सारे ट्रस्ट हैं, इस्कॉन ट्रस्ट है और बहुत सारे जितने बड़े बड़े मंदिर हैं उनके ट्रस्ट हैं, कि हमारे यहाँ के लोग जाके वहाँ पे बन सकते हैं? मैडम, ये सवाल उनके लिए है जी। क्या वो लोग भूल जाएंगे इस चीज़ को? देखिए, दर्द दोनों तरफ से है, ये बात सही है। हर कोई भी लड़ाई होती है, जंग होती है, उसमें हार होता है या जीत होती है, दर्द दोनों को होता है। पर समझने की ज़रूरत ये है कि ये देश का माहौल ऐसा ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि आज सवर्ण भाइयों को भी आगे आकर जो अपने लोग हैं, अपने बच्चों को आरक्षण क्यों मिला। हम सब बात करते हैं आरक्षण का क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। ज़रूरत ये है कि आने वाले युवाओं को ये समझाना चाहिए कि भाई इसका जो ऐतिहासिक जो इसका इतिहास है, क्यों दिया गया, इनके साथ ऐसा क्या हुआ था और क्यों हो रहा है कि आज इनको, आपको पता है बहुत सारे लोग बताने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने खुल के बता दिया कि हम चमार हैं, हम जाटव हैं या हम किसी और बिरादरी के हैं, तो क्या हमारे साथ भेदभाव शुरू हो जाएगा। तो आप उनकी मनोव्यथा को समझने की कोशिश करिए। और ऐसे में हमारे जो सवर्ण समाज के भी लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उनको ये पहल करनी चाहिए कि लोगों को अपने आने वाले लोगों को, बच्चों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि उनका इतिहास ऐसा रहा है जिस वजह से वो उनको ये सुविधाएं दी गई हैं, ना कि जो है अगर कुछ सुलग रहा है, चिंगारी सुलग रही है, तो उस पर पेट्रोल डाल दे कि आग लग जाए, और आग लगेगी तो फिर विनाश ही होगा। आप समझ सकते हैं, वो किसी का भविष्य नहीं निकल सकता है। मैडम, जिस तरह से गांव देहात में दलितों के साथ मूंछ रखने पर, नलके से पानी पिए, घड़ा पानी पिए से बारात निकलने पर, घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जाता है, लेकिन कहा जाता है कि अपवाद है, झूठ है, ये तो मेन मीडिया में तो ये खबर आता ही नहीं, तो ये कैसे, इसको सत्य कैसे साबित करेंगे? देखिए, ऐसा है, आपके आँख बंद कर लेने से आप मानते हैं कि अंधेरा हो जाता है, पर उजाला तो है ही है, ठीक है। वैसे ही आपके आँख बंद कर लेने से कुछ नहीं होता है। आप मीडिया दिखाए ना दिखाए, बहुत सारे अभी जेंजी का आंदोलन हो रहा था, आप देखिए सतलेज का आंदोलन कितना चल रहा है, आदिवासी लोग और जाने कितने किसान के पीड़ित लोग आत्महत्या करने के लिए वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं।
तो आपके ना मानने से सच नहीं बदल जाएगा। तो और अच्छा, अगर आपको जीवन में अगर एक अच्छा व्यक्ति बनना है तो आपको अपनी कमियां सुनकर उसे सुधार करना ये बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी आपने जेन-ज़ी की बात छेड़ी थी कि जेन-ज़ी ने क्या किया कि जो लोग, आप ये सोचिए, जो लोग अपने बाप की नहीं मानते हैं, आपने सोचा वो आपकी मानेंगे और आपने विद्रोह करा, लाठी चलाई। क्या हुआ? आपने एक कोशिश करी ना उनको तोड़ने की, उनका हौसला तोड़ने की, लेकिन वो दोबारा से वापस आए। तो आज की युवाओं को ज़रूरत है, लोगों को इस बात की ज़रूरत है कि जहाँ पे गलत हो रहा है वो सवाल उठाएं, पूछें और क्यों हुआ इसके बारे में जानें। आप ये बताइए, अगर आरक्षण हटा भी दिया जाए तो क्या सरकार में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग करे बैठे हैं, एमबीए करे बैठे हैं, सरकार नौकरियां नहीं दे पा रही है उनको, टीटी करे बैठे हैं, नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। आप सिर्फ रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, भाई नौकरियां कहाँ हैं? ये इन युवाओं का क्या भविष्य है? आप मैडम ये कहना चाह रही हैं कि अगर आरक्षण ख़त्म कर दिया जाए तो क्या सबको नौकरी मिल जाएगी, आप ये कहना चाह रही हैं? जी, मेरा यही सीधा सा सवाल है। और आरक्षण क्या, मैं तो कहती हूँ आप जाति ख़त्म करो। देखिए, आप पेड़ को क्यों काट रहे हैं? जब आपकी जड़ें इतनी मजबूत हैं, आप पीपल को 10 बार काटेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप जाति पे वार करिए ना, आप जाति ख़त्म कर दीजिए। जी, आप हमारा रिजर्वेशन ले लीजिए, हम आपका रिजर्वेशन ले लेंगे। भाई हम ऐसा है, जितने मंदिर मस्जिद, हम जितने मंदिर घाट और जहाँ पे भी महानता हैं हमारे लोग वहाँ पे स्थापित रहेंगे। आप ले लीजिए अपना रिजर्वेशन, हम स्कूल कॉलेजेस अपने बनाएंगे, आप दीजिए हमें छूट, आप जाने दीजिए, हमें मंदिरों के दर्शन करने दीजिए, हमें पंडित बनने दीजिए, हमें जो आप सुविधा लेते हैं वो हमें लेने दीजिए। हमें आरक्षण नहीं चाहिए, क्योंकि हम जिस मोहल्ले में रहते हैं हम सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं। हम जब एक स्कूल में क्लास 1 में एक बच्चे का एडमिशन होता है तो वो सिर्फ ये जानता है कि बगल में बैठा हुआ हमारा भाई है और हम लोग लंच में जाएंगे, खेलेंगे, पढ़ाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हम पर क्या होता है, बड़े होते होते हमारे अंदर इतनी दुनियादारी, इतनी घर वाली चीज़ें हैं, हमारे अंदर जो भेदभाव इतना भर दिया जाता है कि लोग, हम आपस में द्वेष करते हैं। वही लोग चल के, आप ये सोचिए कि उनको पता चलता है अरे ये इस जाति के हैं, वो उनके घर जाना बंद कर देते हैं, उनके यहाँ शादी करना बंद कर देते हैं, उनको घर में बुलाना बंद कर देते हैं, उनके हाथ से खाना खाना बंद कर देते हैं। तो आप ये सोचिए कि हम तो कहते हैं कि आप आरक्षण नहीं, आप जाति ही ख़त्म कर दीजिए। मैडम, कई बार वीडियो में आता है, सोशल मीडिया में आता है कि अब देखो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो है वाल्मीकि घर जाके उनका हाथ का पानी पीते हैं, उनके घर खाना खाते हैं। अब कहाँ जातिवाद है, अब कहाँ छुआछूत है? ये तो नेता लोग आपस में लड़ाते हैं, ये हकीकत है। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि आप जाति ख़त्म कर दीजिए, और जिस दिन जाति ख़त्म हो जाएगी उस दिन ये जो बड़े बड़े नेता हैं इनकी राजनीति ख़त्म हो जाएगी। फिर आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप किसी अछूत के घर पे जाके खाना खाओ या ब्राह्मण के घर पे जाके खाना खाओ, आपको क्या पता चल रहा है खाने का? और सही बात तो ये है कि पैकेट में खाना पैक होके आता है, उनके घर में थोड़े देर पहले ही प्रोटोकॉल से दे दिया जाता है, फिर मीडियाबाजी होती है। ठीक है, किसी एक के घर में चले जाने से पूरे समाज का उद्धार नहीं हो जाता है। राम ने अगर सबरी के बेर खा लिए थे तो आज अगर आप आदर्श मानते हैं तो फिर यहाँ सबको खाना चाहिए ना। आप तो नहीं खाते हैं, आप तो आते नहीं हैं हमारे बस्ती में। सीवर टैंक में जो उतरते हैं वो क्यों ऐसी नौकरी नहीं करते हैं? हाँ, तो आपको करनी चाहिए ना ये नौकरी। भाई आप हमारा रिजर्वेशन ले लीजिए, हम आपका रिजर्वेशन लेते हैं, हम तो सीधे कह रहे हैं। और रही बात रिजर्वेशन, वाकई में नहीं होना चाहिए, जाति भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जड़ को ख़त्म करिए, पेड़ को क्यों बार बार ख़त्म कर रहे हैं? और आप ये समझिए, ये बड़े बड़े नेता डरते हैं इस बात के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी राजनीति और उनकी रोटी सब खत्म हो जाएगी। मैडम, एक लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि जेन-ज़ी को कहा गया कि संविधान जो है वो जो सरकार चलेगी तो संविधान से चलेगा, अराजकता से नहीं चलेगा। ये जो जेन-ज़ी है ये अराजकता फैलाते हैं, ये इनको कुछ कानून का पता नहीं है। तो क्या कहेंगे इन जेन-ज़ी को, क्या ये आरक्षण को समझ रहे हैं? देखिए, ऐसा है, रही बात जेन-ज़ी की, देखिए आज का जो युवा है वो, मैं मानती हूँ कि लाख
बहुत पढ़ा लिखा नहीं है। आप ये सोचिए जेनज़ी जो आज के बच्चे पैदा हुए वही हैं, पर ये सोचिए ये हमारे देश का भविष्य है। हमें इन्हें पढ़ाना है, हमें शिक्षित बनाना है और ये अराजकता नहीं फैला रहे हैं। बस ये है कि ये हमारे काम की बात नहीं बोल रहे हैं, हम इसलिए उनको गटर बोल रहे हैं, नाला बोल रहे हैं, हम उनको अभद्र टिप्पणियाँ कर रहे हैं उनके ऊपर। ये आज का युवा है जो जागरूक है, जो सवाल पूछना जानता है, जो झुकना नहीं जानता है। तो ऐसे युवाओं को हमें समझाना है, तार्किक बनाना है और सवाल पूछने देना है। और अगर ये बात सही है कि अगर ये जेनज़ी को हम भटकाया गया है रिजर्वेशन के लिए, अगर हम उनको समझाएंगे, बात करेंगे कि बेटा इतिहास क्या है, आप इतिहास पढ़ो कि क्या है, उसके बाद ये निर्णय लो कि किसको क्या डीएम का बेटा है जो डीएम बन रहा है, कलेक्टर बन रहा है उसमें, और जो एक किसान का बेटा या काम वाली बाई का बेटा जो डीएम बन रहा है, उन दोनों के परिवेश में, उनकी सुविधाओं में, उनके जो आगे जिस तरह का वो जीवन जी के आए हैं, संघर्ष करके आए हैं, क्या वो एक बराबर है? तो लाइन बराबर कहाँ से है? कहाँ से लाइन बराबर है? एक टीना डाबी के टॉप कर देने से क्या सारे हमारे यहाँ के बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं जिन्होंने रिटन क्वालिफाई किया है? आप ये समझिए एकलव्य बन के उनको ऐसा क्यों है कि रिटन में जो है पूरे के पूरे नंबर लाने वाले बच्चे इंटरव्यू में कुछ नहीं ला पाए, मात्र 100 नंबर भी नहीं ला पाए हैं? तो सवाल उठता है, पर दोनों तरफ से उठता मैडम, है। ये जात ख़त्म कौन करेगा? ये सवाल उठता है कि जात तो ख़त्म होगा, ख़त्म करना चाहिए, लेकिन ख़त्म कौन करेगा, कौन पहल करेगा? देखिए, ये इस देश के युवाओं को, और जिस तरह के जो आरक्षण पे हम लोग विवाद कर रहे हैं, हमें यही पहल करनी चाहिए। हम सबको एक पहल करनी चाहिए कि इस जाति को, अगर वो आरक्षण ख़त्म करने की मांग करते हैं तो हम भी कहते हैं कि साहब ऐसा है, हमें आपका ही आरक्षण चाहिए, हमें अपना आरक्षण नहीं चाहिए, हमें आपका आरक्षण चाहिए। आप जो करते हैं, आप जैसे सर उठा के चलते हैं, आप घोड़ी पे बैठ के जाते हैं, हम भी चाहते हैं हमारी जो घर में दूल्हे आए वो घोड़ी पे चढ़ के आएँ, हमारे यहाँ पे भी जो लोग हों उनको इज़्ज़त मिले, उनके साथ छुआछूत ना हो। किसको पसंद है? आज आपको लग रहा है कि 600 नंबर ला के हमारा बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, तो ये सोचिए जिस बच्चे को उस बच्चे की स्थिति समझिए जो बेचारा पानी भी नहीं पी पा रहा है, जिसको पानी एक चपरासी नहीं दे रहा है, जो उच्च शिक्षा हासिल करके बाहर आया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ की ये घटना है कि एक क्लर्क तक ने उन्हें पानी देने से मना कर दिया। तो उस व्यक्ति के संघर्ष को और एक आज के संघर्ष को, दर्द तो दोनों का बराबर है ना। तो आप किसी के दर्द का या किसी के पिछड़ेपन का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। क्या मैडम, जो बाबा साहब ने जो दलितों को आरक्षण दिया, इसकी वजह से संविधान और बाबा साहब को नफरत की निगाह से देखा जा रहा है? देखिए, ये नफ़रत की निगाह से देखा जा रहा है क्योंकि बाबा साहब एक महार जाति में जन्म हुआ। अगर वो कान कुछ ब्राह्मण या किसी अपर सवर्ण जाति में उनका जन्म होता तो बाबा साहब को ग्रेट माना जाता। पर बाबा साहब ने क्या किया? बाबा साहब ने किसी को भड़काया नहीं, है ना। बाबा साहब ने शिक्षा को पकड़ा, बाबा साहब ने समाज को सुधारने की कोशिश करी। उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया कि शिक्षित बनो और अपने अधिकारों को जानो। वैसे ही आज हमें अपने लोगों को प्रोत्साहित करना है और इस जेनज़ी को प्रोत्साहित करना है कि भाई शिक्षित बनो और आरक्षण क्यों मिला, इसके मूल को जानो। अगर इसके मूल को जानोगे तो तुम्हें ये भेदभाव नहीं लगेगा, है ना। और जब तक नहीं पहचानोगे, इन लोगों के भड़काए में चलते रहोगे तो आपस में बैर करोगे और बैर से कभी किसी का फ़ायदा नहीं हुआ है। बाबा साहब भी चाहते तो लड़ते, पर उन्होंने शिक्षा को चुना। चलो, धन्यवाद मैडम, आपने समय दिया। तो साथियों, कैसी रही बातचीत प्रतिक्रिया में जो बताएं, और आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में लिखेंगे, और आप क्या सोचते हैं हमारी बातचीत में वो भी कमेंट में लिखें। धन्यवाद।